हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमेज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। इससे पहले हमने किया था भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। 1892 में देखिए, सबसे फर्स्ट है केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहा। देखिए, इसको समझने के लिए अगर आप ऐसे समझोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहली बात तो आपने पिछली वीडियो जरूर देखी हो, ठीक है, 1861 या उससे भी पहले, मतलब एक सीरीज से ये वीडियोस हैं। अगर आप एक सीरीज से देखेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ इसकी हिस्ट्री। 1861 में हमने देखा था, सबसे पहली बात तो केंद्रीय कार्यकारिणी में कितने सदस्य थे। जो वायसराय की केंद्रीय कार्यकारिणी थी, केंद्रीय कार्यकारिणी में हमने देखा था 5 सदस्य थे और पोर्टफोलियो प्रणाली थी, विभागीय प्रणाली कैनिन ने चलाई थी, जिसको 1861 में मान्यता दी गई थी। ठीक है, 1861 के अधिनियम में इसको मान्यता दी गई थी, विभागीय प्रणाली को। विभागीय प्रणाली क्या थी? पोर्टफोलियो सिस्टम, मतलब अलग अलग मिनिस्टर्स को अलग अलग जो विभाग है ना वो बांट दिए गए थे, जैसे आज होता है। ठीक है, जैसे आज होता है ना, वैसे ही उस टाइम पे किया गया। कैनिन ने क्या किया, विभाग बांट दिए, किसी को होम मिनिस्ट्री, किसी को रिवेन्यू मिनिस्ट्री, किसी को मिलिट्री मिनिस्ट्री, किसी को फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, तो 5 सदस्य थे कार्यकारिणी में। ठीक है, अब इस कार्यकारिणी में क्या चेंज हुआ? इस कार्यकारिणी में 1876 में एक सदस्य बढ़ गया और ये 6 हो गए। जो छठा सदस्य था ना, वो किस मिनिस्ट्री से आया? ठीक है, उसे पब्लिक वर्क्स के लिए, ठीक है, पब्लिक वर्क्स के लिए जो लोक निर्माण है, ठीक है, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी के रूप में उसको नियुक्त किया गया, छठे सदस्यों को। ठीक है, देखिए, इससे भी पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊं, थोड़ा सा, तो 1861 का एक्ट आया था, जो मैंने आपको करवाया है, आप जाके देख सकते हो। उसके बाद फिर 1873 में एक एक्ट आता है, जिसमें बोला जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी टाइम पे भंग किया जा सकता है, और फिर बाद में उसके ड्यूज वगैरह देकर उसको ये भंग कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये वाला एक्ट आता है ना 1876, जिसमें ये सदस्य बढ़ाया गया है, उसी एक्ट में एक और घोषणा की गई, क्या कि जो भारत की जो इंग्लैंड की महारानी है विक्टोरिया, उनको भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो आप ये भी याद रख सकते हो। 1876 का एक शाही पद अधिनियम आया था, शाही पद अधिनियम या शाही उपाधि अधिनियम भी बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या घोषणा की गई थी कि जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया है, उनको भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है उसमें। और उसी में क्या किया जाता है कि जो वायसराय की कार्यकारिणी है, उसमें एक सदस्य बढ़ा दिया जाता है, जो कि लोक निर्माण विभाग के लिए बढ़ाया जाता है, 6 सदस्य कर दिए जाते हैं। ठीक है, चलो, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा बताया। उसके बाद अब आ जाओ इस लाइन पे कि केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। देखो, केंद्रीय विधान परिषद में पहले भी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी, विधान परिषदों में। ठीक है, पहले भी संख्या बढ़ाई गई थी। कितनी? पहले जब 1861, ये जो 1861 है, ठीक है, इसमें 6 से 10 जो केंद्रीय विधान परिषद थी, बोला, सॉरी, 6 से 10 नहीं, 6 से 12, ठीक है, 6 से 12 सदस्य बोला था, जो अतिरिक्त एडिशनल मेंबर्स के रूप में चुने जा सकते हैं। ठीक है, वायसराय की जो केंद्रीय विधान परिषद थी, उसमें बोला था कि जो अतिरिक्त एडिशनल मेंबर्स हैं वो कितने चुने जा सकते हैं? 6 से 12। ठीक है, 6 से 12 तक जो है एडिशनल मेंबर चुने जा सकते हैं। तो अब उनकी संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? अब उनकी संख्या को बढ़ाकर कर दिया गया 10 से 16। ठीक है, अब उनकी संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 10 से 16। तो अब कितने सदस्य जो वायसराय की केंद्रीय विधान परिषद में वो एडिशनल मेंबर्स रख सकता है? 10 से 16। ठीक है, 10 से 16 कर दिया गया। और इसी तरह से प्रांतीय विधान परिषदों में भी सदस्यों को बढ़ाया गया। बस इस बात का ध्यान रखा गया कि जो सरकारी सदस्य है ना, वो मेजोरिटी में हो, वो बहुमत में हो। देखो, सरकारी सदस्य तो पहले ये लोग सरकारी हैं। ठीक है, तो अगर ये 6 है, यहाँ से 6 भी चुन लिए जाएंगे तो 6 6 12। ठीक है, जो 16 में से अगर 6 भी चुन लिए जाएंगे तो 6 6 12 हो जाएगी, तो भी मेजोरिटी रहेगी। ठीक है, तो 10 से 16 सदस्य यहाँ पे बोला गया केंद्रीय विधान परिषद में जो है वो चुने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? बोला विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की गई, उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, देखिए, जब 1861 में मैंने आपको बताया था कि विधान परिषद
परिषद में क्या किया गया था, भारतीयों को भी शामिल कर लिया गया था। बट उन भारतीयों को ना तो बजट पर बहस करने का अधिकार था, ठीक है, और ना ही उनको कोई प्रश्न पूछने का अधिकार था। तो इस एक्ट में ये अधिकार दिए गए। अब ये अधिकार क्यों दिए गए, तो इसका बड़ा कारण था कांग्रेस, ठीक है। 1885 में जो है वो कांग्रेस बन गई थी, ठीक है। तो कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उसके बाद कांग्रेस ने अपनी मांगे उठानी शुरू की। कांग्रेस ने उनको बोला कि क्यों भारतीयों की संख्या इतनी कम है विधान परिषदों में, दूसरा क्यों उनको बजट के ऊपर बात करने की इजाजत नहीं है, तीसरा उन्होंने बोला कि क्यों उनको प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं है, ठीक है। तो ये जब सारे क्वेश्चन, जब ये सारी मांगे कांग्रेस ने उठाई, उसके बाद ही ये एक्ट लाया गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस एक्ट में क्या किया गया, जो विधान परिषदें थी, ठीक है, जिनको ना तो बजट पर बहस करने का अधिकार था और ना ही उनको प्रश्न पूछने का अधिकार था, अब उनको ये दोनों अधिकार दे दिए गए। अब वो बजट पर बहस भी कर सकते हैं और अब वो प्रश्न भी पूछ सकते हैं, बट अभी भी वो मत नहीं दे सकते। मत देने का अधिकार उनको अभी भी नहीं दिया गया, ठीक है। मत देने का अधिकार जो है वो उनको नहीं दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, हाँ, एक चीज और आपको यहाँ पे याद रखनी है कि वो प्रश्न तो पूछ सकते हैं, बट वो काउंटर प्रश्न नहीं, मतलब 6 दिन का टाइम देकर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन का आंसर पे एक और क्वेश्चन नहीं, वो मतलब काउंटर क्वेश्चन नहीं वो पूछ सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्न पूछ सकते हैं बट अनुपूरक जो भी बोलते हैं ना, वो प्रश्न वो नहीं पूछ सकते हैं। उसके बाद बोला एक सीमित व परोक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई, परंतु चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। देखो, कांग्रेस ने मांग की कि क्यों वायसराय ही सारे सदस्यों को चुनता है, क्यों इतने सारे सदस्य हमारे द्वारा क्यों नहीं चुने जाते, हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा क्यों नहीं चुने जाते, है ना। तो फिर क्या बोला गया यहाँ पर कि ठीक है कि हम चुनाव शब्द का तो यूज नहीं किया गया, निकायों की सिफारिश शब्द का यूज किया गया, ठीक है। निकायों की सिफारिश शब्द का यूज किया गया, चुनाव शब्द का यहाँ पे यूज नहीं किया गया। तो अब ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर निर्वाचन पद्धति आई, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का उदय हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति या परोक्ष निर्वाचन पद्धति भी बोलते हैं उसको, ठीक है। उसका यहाँ से उसकी शुरुआत हुई है इस एक्ट से। अब देखिए क्या बोला गया कि केंद्रीय विधान परिषद जो है और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो है, उनमें जो गैर सरकारी सदस्य का नामांकन है, बोला उसमें ज्यादा शक्तियां किसको है, वायसराय को, मतलब ज्यादा सदस्य वायसराय ही चुनेगा। इसमें ज्यादा शक्ति किसको मिली है, वायसराय को ज्यादा शक्तियां मिली है, ठीक है। उसके बाद बोला जो प्रांतीय विधान परिषदें हैं, ठीक है, उनमें क्या होगा, गवर्नर जो है वो विभिन्न निकायों द्वारा जो सिफारिश किए गए सदस्य होंगे उनको नियुक्त कर सकता है। कौन कौन से निकाय बताएं, जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है। इन निकायों के द्वारा बोला जो चुने गए सदस्य होंगे, सॉरी, जो इनकी द्वारा किए गए सिफारिश किए गए सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति गवर्नर कर सकता है। सिफारिश शब्द का यूज किया गया, तो वो लोग चुनकर ही रहे थे, ठीक है, ये लोग उनको चुनकर ही भेज रहे थे, बट चुनाव शब्द का इसमें यूज नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी सिफारिश पर इनको सदस्यों को शामिल किया गया, ठीक है। तो ये था हमारा भारत परिषद अधिनियम 1892। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।